हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा ये इरोडोप सीरीज का 18th लेक्चर है और सेंटर ऑफ मास कोलिजन एंड इम्पल्स का 5th एंड लास्ट लेक्चर है। और इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स वेरिएबल मास पे बेस्ड होंगी, जिसमें थ्रस्ट फोर्स एक अप्लाई होता है। और आज के इस वीडियो में हम इरोडोप की 1.178 टू 1.184 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं। एक रॉकेट है और उससे जो गैसेस इजेक्ट हो रही हैं वो यू रिलेटिव वेलोसिटी से हो रही हैं रिलेटिव टू रॉकेट, और उनका जो डिस्चार्ज रेट है म्यू केजी पर सेकंड दिया हुआ है। तो हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है रॉकेट के लिए, लेकिन एफ यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है। एक बार क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रॉकेट से जो गैसेस इजेक्ट हो रही हैं वो यू रिलेटिव वेलोसिटी से हो रही हैं रिलेटिव टू रॉकेट, और गैसेस के निकलने का जो रेट है वो म्यू केजी पर सेकंड है। तो हमें ये वाली इक्वेशन प्रूव करनी है। इसमें एफ एक्सटर्नल फोर्स आपको दिया हुआ है। तो आप ये देखो कि किसी टाइम पे रॉकेट का मास m है मान लो, और वेलोसिटी v है। अब dt टाइम के बाद म्यू इंटू डी मास बाहर चला जाएगा। इसका मतलब रॉकेट का मास कितना रह जाएगा, m माइनस म्यू इंटू डी, और इसकी वेलोसिटी मान लो v प्लस डी हो जाती है। और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी u दे रही थी, तो उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u में v प्लस डी को और ऐड कर देंगे। क्यों, ये हो गया। अब अगर मैं चेंज इन मोमेंटम देखूं dp, तो फिर वो समेशन p फाइनल माइनस समेशन p इनिशियल होगा। अब आप देखो फाइनल मोमेंटम कितना है, इसका और इसका मिला के करोगे म्यू dt u प्लस v प्लस dv, एक तो ये आ गया, प्लस m माइनस म्यू dt, और इसमें v प्लस dv, ये और आ गया। और इनिशियल मोमेंटम कितना था, ये तो फाइनल मोमेंटम था ना। इनिशियल मोमेंटम था माइनस m इंटू वी, ये कह लो। अब इसका मैथमेटिकल पार्ट मैं तुम पे छोड़ रहा हूं, होम असाइनमेंट कह लो। और इसको dt से डिवाइड करके देखना तुम, ठीक है ना। इसको dt से डिवाइड करके देखना, तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, dp अपॉन dt इक्वल टू m इंटू dv अपॉन dt प्लस म्यू इंटू यू, इस टाइप से आएगा। और फाइनली देखो dp अपॉन dt को मैं एक्सटर्नल फोर्स F कह सकता हूं, और dv अपॉन dt को मैं a कह सकता हूं, तो ये ma आ गया, प्लस म्यू इंटू यू आ गया। तो लास्ट में जरा यहां से देखना ma की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ma की वैल्यू आ जाएगी f माइनस म्यू इंटू यू, ये आ गई, बस हो गया। और देखो ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, रॉकेट से जो गैसेस निकल रही हैं वो u रिलेटिव वेलोसिटी से निकल रही है रिलेटिव टू रॉकेट,
और गैसेस के निकलने का जो रेट है वो म्यू केजी पर सेकंड है। तो तुम्हें ये इक्वेशन प्रूव करनी है और एफ यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मान लो इनिशियली रॉकेट का मास m था, वेलोसिटी v थी, dt टाइम के बाद इससे म्यू इंटू डी मास निकल गया। इसका मतलब रॉकेट का मास m माइनस म्यू इंटू डी हो गया और इसकी वेलोसिटी मान लो ये हो गई। तो फिर गैसेस की एक्चुअल वेलोसिटी आ जाएगी और उसके बाद dp इक्वल टू समेशन p फाइनल माइनस समेशन p इनिशियल किया और dt से डिवाइड करके ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, फाइनली ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और यहां से फिर जो इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी वो हमारी प्रूव हो जाएगी, ये है। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ना ये dt है और ये dv है, तो ये दोनों टर्म या तो कैंसिल हो जाएंगे, वैसे कैंसिल ही हो रहा है, और बाय द वे अगर कहीं पे कैंसिल ना भी हो रहा तो फिर उनको नेग्लेक्ट कर देना। जैसे दो अगर स्मॉल क्वांटिटीज हैं उनको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो उसको क्या कर सकते हो, आप इग्नोर कर सकते हो, तो उसको इग्नोर कर देना। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तुम्हें फोरगोइंग प्रॉब्लम का रिजल्ट यूज करना था, इससे पहली वाली जो प्रॉब्लम का रिजल्ट था, और इनिशियल मास m नॉट दिया था और किसी टाइम पे मास m है और वेलोसिटी v है, तो यही तुम्हें निकालनी है। और रिलेटिव वेलोसिटी u दे रखी थी और इनिशियली जीरो वेलोसिटी थी, और एक चीज इसमें और थी, एक्सटर्नल फोर्स जीरो था। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो, इससे पहली वाली प्रॉब्लम का हमें रिजल्ट यूज करना है। दूसरी बात, इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की जीरो थी और इनिशियल मास m नॉट था, तो किसी टाइम पे जब मास m रह जाता है तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, और गैसेस की रिलेटिव वेलोसिटी u दे रखी थी और वो कांस्टेंट दी हुई थी। तो इससे पहले हमने क्या रिजल्ट निकाला था, देखो m a इक्वल टू f माइनस म्यू इंटू u, ये था। अब आप देखो इसमें f की वैल्यू जीरो दे रखी है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो दे रखा है, और a की वैल्यू dv अपॉन dt और म्यू की वैल्यू माइनस dm बाई dt लिख सकते हैं हम, क्यों नहीं बताओ, म्यू की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, माइनस dm बाई dt लिख सकते हैं। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन क्या बना, देखो m इंटू डी वी इक्वल टू m इंटू डी वी इक्वल टू u इंटू डी एम। u लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना वो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है बेटा, जो है ये रिलेटिव वेलोसिटी है गैसेस की रॉकेट के रेस्पेक्ट में, तो ये कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे u इज नॉट इनिशियल वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ गैसेस with respect to rocket और ये वैल्यू कांस्टेंट रखी जाती है। ये हम क्लास में काफी डिटेल में पढ़ते हैं, इसको कांस्टेंट क्यों रखते हैं ये कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, देखो डी एम अपॉन एम इक्वल टू यू तो बाहर आ गया और डी वी आ गया। अब लिमिट्स रख देना सब।
u इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ध्यान रखना क्योंकि u कांस्टेंट है। मास की लिमिट क्या हो जाएगी, m0 से m, और वेलोसिटी की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से v। तो यहां से तुम v निकालोगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। पिछले क्वेश्चन का ही रिजल्ट हमें क्या करना था, यूज करना था। बस उसमें आपको एक्सटर्नल फोर्स को 0 करना था और a को dv अपॉन dt करना था और म्यू को माइनस dm अपॉन dt करना था। और मैंने तुमसे कहा u से कंफ्यूज मत होना, वो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे 0 दे रखी है। वो एक्चुअल में गैसेस की रिलेटिव वेलोसिटी है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, रॉकेट के रेस्पेक्ट में। और उसको क्वेश्चंस में कांस्टेंट रखा जाता है सो दैट कि वो इंटीग्रेशन से क्या आ जाए, बाहर आ जाए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 1.180। मास का वेरिएशन निकालना विद टाइम, ठीक है ना, मास का वेरिएशन निकालना विद टाइम, और रॉकेट का कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है। एक्सटर्नल फोर्सेस को इग्नोर करना है और वही कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी यू दे रखी है और इनिशियल मोमेंट पे मास m0 दे रखा है। अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से कर लेते हैं, ध्यान से देखो। एक्सटर्नल फोर्सेस को 0 लेना है, इसका मतलब केवल थ्रस्ट फोर्स है, और एक्सेलरेशन को तुम्हें कांस्टेंट लेना है। तो मास एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है और इनिशियल मास m0 दिया हुआ है। तो एक बात बताओ कि जो एक्सेलरेशन है वो सीधे सीधे थ्रस्ट फोर्स अपॉन m होगा ना, और थ्रस्ट फोर्स कितना होगा देखो, u इंटू माइनस डी एम बाई डी टी। अपॉन m, और इसको a के इक्वल रख दो, बस हो गया। मतलब a कांस्टेंट है, ये इक्वेशन होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। a को तुम्हें कांस्टेंट रखना है और उसमें केवल थ्रस्ट फोर्स लगेगा, थ्रस्ट फोर्स अपॉन मास। और थ्रस्ट फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, u इंटू माइनस डी एम बाई डी टी। अब लिमिट रख दो, बस हो गया। यहाँ पे t की जो लिमिट्स रखोगे, t की लिमिट रख देना 0 से t, और मास की लिमिट रख देना m0 से m। तो यहां से तुम्हारा मास एज ए फंक्शन ऑफ t पता चल जाएगा, वो निकाल। अब मैंने इसमें वेक्टर फॉर्म यूज नहीं किया, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म यूज नहीं किया, यहाँ पे नॉर्मल जैसे हम करते हैं उस टाइप से किया है। एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब ग्रेविटी वगैरह है, ध्यान रखना। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ग्रेविटी वगैरह 0 है। तो एक्सेलेरेशन में केवल क्या होगा, थ्रस्ट फोर्स से एक्सेलेरेशन आएगा, थ्रस्ट फोर्स अपॉन मास। और मेन तुम्हें थ्रस्ट फोर्स देखना था, वो कितना होता है, u इंटू माइनस डी एम बाई डी टी होता है, अपॉन m इक्वल टू a। तो वहां से लिमिट्स कर देना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो क्या है सुनो। एक ना ही रॉकेट है, और इसका इनिशियल मास m0 दिया हुआ है, और यहां से ये इधर को गैसेज इजेक्ट कर रहा है। तो इससे थ्रस्ट फोर्स अंदर को लगेगा ना, और ये इसको सेंट्रीपीटल फोर्स देगा। क्यों, और इसकी जो सर्कुलर मोशन में स्पीड दे रखी थी वो v0 दे रखी थी, और ये कांस्टेंट दे रखी थी।
तो ये कहता है कि जब इसका मास m रह जाता है, अच्छा ये इजेक्ट वेलोसिटी u दे रखी है, ये u दे रखा है, तो तुमसे कहता है कि जब मास m रह जाता है तो ये कितना एंगल रोटेट कर जाएगा, एंगल रोटेटेड अल्फा, ये कितना होगा when mass is m। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एक रॉकेट है जिसका इनिशियल मास m0 है और वो सर्कुलर मोशन ले रहा है और उसकी कांस्टेंट स्पीड v0 दे रखी है और गैसेस को इस टाइप से इजेक्ट कर रहे हो, उसके ट्रेजेक्टरी के परपेंडिकुलर और रिलेटिव वेलोसिटी u दे रखी है, तो उसको थ्रस्ट फोर्स इधर को मिलेगा और वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्यों? वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो आपसे कहता है कि जब मास m रह जाता है तो वो कितना एंगल रोटेट कर चुका होगा। तो अब के देखो तुम क्या करोगे, थ्रस्ट फोर्स इसको लिखोगे m v0 स्क्वायर अपॉन r, और थ्रस्ट फोर्स कितना लिखोगे, थ्रस्ट फोर्स लिखोगे u इंटू माइनस df/dt। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। थ्रस्ट फोर्स को आप लिखोगे m v0 स्क्वायर अपॉन r और थ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी u इंटू माइनस df/dt। अब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, टाइम की लिमिट्स रखना 0 से m, 0 से t, और मास की लिमिट रखना m0 से m। तो यहां से तुम लोग ना टाइम फाइंड कर लोगे, फाइंड t, कि जब इसका मास m0 से m रह जाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। थ्रस्ट फोर्स को हमने m v0 स्क्वायर अपॉन r किया और वो u इंटू माइनस dm/dt किया और फिर लिमिट्स रखी टाइम की 0 से t और मास की m0 से m, तो वहां से तुम्हें t निकला कि जब मास m0 से m रह जाता है। अब सुनो, ये मान लो यहां पे m0 था और ये m था, मुझे ये एंगल निकालना था। अब ध्यान से देखना, एंगल इक्वल टू आर्क या फिर डिस्टेंस जो ट्रेवल की उसने अपॉन रेडियस लिख सकता हूं। ये तो एंगल इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, आर्क या फिर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की अपॉन रेडियस लिख सकता हूं। और जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो v0 इंटू टी करेगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट दे रखी है। समझ गए ना, स्पीड कांस्टेंट दे रखी है, तो इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी v0 इंटू टी। ये तो आर्क आ गई या डिस्टेंस आ गया, अपॉन आर आ गया, बस हो गया। यहां से आंसर आ जाएगा। और ये टी ये वैल्यू पुट कर लोगे, और क्वेश्चन में रेडियस आपको नहीं दे रखी थी तो आई थिंक वो कैंसिल हो जाएगी, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। एक रॉकेट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहा है, स्पीड v0 कांस्टेंट है और सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर गैसेस निकल रही हैं, तो इसका मतलब जो फोर्स लगेगा वो अंदर को लगेगा, थ्रस्ट फोर्स, तो वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हमें ये निकालना है कि जब मास m0 से m रह जाता है तो फिर वो कितना एंगल घूम चुका होगा।
तो एक तो मैंने लगाया कि थ्रस्ट फोर्स वो mv0 स्क्वायर अपॉन r होना चाहिए, तो वहां से मैंने टाइम निकाल लिया कि कितने टाइम पे मास m0 से m रह जाएगा। उसके बाद एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और आर का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड v नॉट इंटू टी हो जाएगी, तो v नॉट टी अपॉन आर, और आर मेरे ख्याल से दिया नहीं था क्वेश्चन में तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये तो तुमने कई सारी बुक्स में भी देखा होगा और क्लास में भी करवाते होंगे, और वो देख लो क्या है। यहाँ पे ना काफी सारी सैंड रखी है, और इसका इनिशियल मास m0 है, ये स्मूथ है, और इस पे F फोर्स लगा रहे हो आप, और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। और यहां से जो सैंड निकल रही है उसके निकलने का जो रेट है वो म्यू केजी पर सेकंड है। तो तुम्हें एक तो एक्सीलरेशन और एक वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी होती है। ये मेरे ख्याल से ज्यादातर बुक्स में तुमने देखी होगी। अब देखो, अगर मैं टी टाइम पे देखूं, एट टाइम टी, इसका जो मास रह जाएगा वो m0 माइनस म्यू टी रह जाएगा, और इस पे फोर्स लगा हुआ है F, और मान लो इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो मास यहां से निकलता है ना उसकी भी तो वेलोसिटी v होगी। नहीं होता, जो मास यहां से निकलेगा उसकी वेलोसिटी भी तो v नहीं होगी, बताओ जो है। अब आप ये बताओ कि जो मास मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी भी v है, और जो मास निकल रहा है उसकी वेलोसिटी भी v है। इसका मतलब इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। और जब कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब जो इसमें थ्रस्ट फोर्स आता है वो फिर 0 आता है। तो फिर केवल कौन सा फोर्स रह गया बताओ जो है, जो कांस्टेंट फोर्स तुमने अप्लाई किया था। एफ कांस्टेंट दिया था क्वेश्चन में, ध्यान रखना। जो कांस्टेंट फोर्स आपने अप्लाई किया था केवल वो फोर्स रह गया। तो ये बताओ इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना रह गया बताओ जो है। एक्सीलरेशन रह गया फोर्स अपॉन मास, और मास कितना हो चुका है m0 माइनस म्यू टी हो चुका है, क्यों? तो इसका मतलब एक्सीलरेशन हो गया F अपॉन m0 माइनस म्यू टी। ये हो गया, ये तो पहला पार्ट हो गया। अब मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकालना है, तो मैं इस एक्सीलरेशन को dv अपॉन dt लिख दूं, बस हो गया। नहीं है, इस एक्सीलरेशन को dv अपॉन dt लिख दूं तो ये हो गया dv अपॉन dt इक्वल टू f अपॉन m0 माइनस म्यू टी, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देना। टाइम की लिमिट्स ले लेना 0 से t, और वेलोसिटी की लिमिट्स ले लेना 0 से v। तो यहां से तुम्हें v एज ए फंक्शन ऑफ t पता चल जाएगा।
आई थिंक ज्यादातर बुक्स में तुमने ये प्रॉब्लम देखी होगी। एक ट्रॉली है जिसपे कांस्टेंट फोर्स F लगा रहे हो, m0 उसका मास है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, और उसके अंदर से सैंड निकल रही है, और उसके निकलने का रेट म्यू केजी पर सेकेंड है। तो आपको ट्रॉली का एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालनी है। तो मैंने तुमसे कहा कि t टाइम पे पहली बात तो जो ट्रॉली का मास होगा वो m0 माइनस म्यू टी रह जाएगा। कांस्टेंट फोर्स F तो लगाइए, वेलोसिटी मान लो v है। अब यहां से जो मास निकल रहा होगा, नहीं है, अब जो मास निकल रहा होगा उसकी वेलोसिटी भी v ही होगी। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, और जब रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती है तो थ्रस्ट फोर्स 0 होता है। तो केवल फोर्स F रह गया। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हो गया फोर्स अपॉन मास, तो F अपॉन m0 माइनस म्यू टी, और लास्ट में एक्सेलरेशन को dv अपॉन dt रख दो और उसको फिर इंटीग्रेट कर दो, तो तुम्हें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t पता चल जाएगी। और उसका जो अगला क्वेश्चन है उससे जस्ट उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। इसमें ऊपर से मास गिर रहा है बेटा, जस्ट ड्रॉप कर रहे हो। तो इसमें देखो क्या होता है, बाकी सब सेम है कि टी टाइम पे कर रहा हूं मैं। पहली बात तो इसका जो मास होगा वो m0 प्लस म्यू टी हो जाएगा, और इस पे कांस्टेंट फोर्स F लगा हुआ है। और मान लो इसकी वेलोसिटी v हो चुकी है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान से देखना। इस पे जो मास गिर रहा है उसको जस्ट ड्रॉप किया था तुमने, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी आपके 0 है। लेकिन हमें थ्रस्ट फोर्स के लिए एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं होती है, बल्कि जो मास ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी देखी जाती है। तो एक बात बताओ कि ये वाला मास राइट साइड में v से जा रहा है, और जो मास इसमें ऐड हो रहा है उसकी वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इधर को आएगी और वो v के इक्वल ही होगी। और तुमने आई थिंक एक चीज और भी पढ़ी होगी कि अगर मास इंक्रीज कर रहा है तो थ्रस्ट फोर्स उधर ही को लगता है जिधर को रिलेटिव वेलोसिटी होती है। इसका मतलब थ्रस्ट फोर्स इधर को लगेगा। और वो कितना होगा, माइनस dm/dt जो म्यू दिया हुआ है इंटू वी रिलेटिव इंटू वी हो गया। समझ में आ गया ना पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बेटा जी? है पिछले क्वेश्चन में जो मास निकल रहा था उसकी वेलोसिटी भी v ही थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 थी, तो कोई थ्रस्ट फोर्स नहीं लगा था। लेकिन इस वाले केस में जो मास गिर रहा है उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब उसकी रिलेटिव वेलोसिटी पीछे की डायरेक्शन में है और वो v के इक्वल है। और जब मास बढ़ रहा होता है तो उस टाइम पे थ्रस्ट फोर्स उधर ही को लगता है जिधर को रिलेटिव वेलोसिटी होती है। इसका मतलब पीछे को लगेगा, और वो कितना होगा, माइनस dm/dt जिसकी वैल्यू म्यू है, और v रिलेटिव जिसकी वैल्यू v है, ये कैलकुलेट हो गया। अब आप ये बताओ कि इस केस में जो a होगा या dv/dt होगा वो नेट फोर्स अपॉन मास होगा। और यहां पे नेट फोर्स कितना होगा, देखो F आगे को लगा है, माइनस म्यू इंटू वी पीछे लगा है, अपॉन मास कितना है m0 प्लस म्यू टी।
बस इसको तुम इंटीग्रेट कर देना, ठीक है ना, इस वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा देखो, टाइम की लिमिट लिखना 0 से t, और वेलोसिटी की लिमिट लिखना 0 से v। तो यहां से तुम v एज ए फंक्शन ऑफ t निकाल लेना। और एक बार तुमने v एज ए फंक्शन ऑफ t निकाल लिया, तो फिर तुम ये वाली इक्वेशन यूज करना, a इक्वल टू एफ माइनस म्यू बी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी। तब तुम लिखोगे a इक्वल टू एफ माइनस म्यू बी अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी। और ये v एज ए फंक्शन ऑफ t तुम निकाल ही चुके हो, तो यहां से तुम्हें एक्सीलरेशन एज अनदर फंक्शन ऑफ t ये पता चल जाएगा। ये तो दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देख लेना, ज्यादातर बुक्स में रहता ही है, और क्लास में भी नॉर्मली इसको डिस्कस करते हैं जब भी हम वेरिएबल मास पढ़ाते हैं। पहले केस में रिलेटिव वेलोसिटी 0 थी, तो कोई थ्रस्ट फोर्स नहीं लगेगा और केवल एक्सटर्नल फोर्स F रह जाएगा। यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी पीछे को आएगी v, और जब मास बढ़ रहा होता है तो थ्रस्ट फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है जिधर को रिलेटिव वेलोसिटी आती है। तो इसका मतलब यहाँ पे म्यू इंटू वी थ्रस्ट फोर्स पीछे को लगेगा, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा वो एफ माइनस म्यू इंटू वी होगा। और एक चेंज और आएगा कि पिछली बार जो मास था टी टाइम पे वो एम नॉट माइनस म्यू टी था, और इस बार एम नॉट प्लस म्यू टी होगा। और इस प्रॉब्लम में सबसे पहले तुम वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टी निकालोगे, और फिर तुम उसको एक्सीलरेशन में रखोगे तो तुम्हें एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टी पता चलेगा। अब अगला क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास का लास्ट क्वेश्चन है, ये देखो। एक्चुअल में चेन की ना टोटल लेंथ L दे रखी है और H इसमें सस्पेंडेड है, ये है। और तुमसे कहता है फ्रिक्शनलेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, वेलोसिटी जब लास्ट एंड उससे बाहर निकल रहा होगा, ये तुम्हें कुछ इस टाइप से दे रखा है। तो इसमें देखो क्या है, ये मान लो ना जिस समय ये x लेंथ है मान लो, और ये h है। अभी इसका जो एक्सीलरेशन है, सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसका जो मास पर यूनिट लैम्डा होगा वो m/l होगा। दूसरी बात, इस टाइम पे जो एक्सीलरेशन होगा वो नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास होगा। और पुलिंग फोर्स क्या होगा देखो, इतने पोर्शन का वेट होगा ना, इतने पोर्शन का वेट होगा, तो ये होगा लैम्डा इंटू एच, ये तो मास हो गया, इंटू जी कर दिया। और टोटल मास अभी कितना है, टोटल मास है एच प्लस एक्स, इतने लेंथ का मास, तो इसका मतलब लैम्डा इंटू एक्स प्लस एच। और एक चीज तुम्हें और फील हो रही होगी कि जैसे जैसे एक्स कम हो रहा है वैसे वैसे चेन की वेलोसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब इस एक्सीलरेशन को तुम लिख लोगे v इंटू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स कर लेना। अब इसको इंटीग्रेट कर देना,
v की लिमिट रख देना 0 से v, और x की लिमिट देख लो, x की लिमिट क्या है? x की लिमिट होगी कि सबसे पहले वो जो टेबल में रहा होगा वो कितना रहा होगा बेटा, ये बताओ। ये जो लेंथ रही होगी, ये रही होगी l माइनस एच। इसका मतलब x की लिमिट रखोगे l माइनस एच से, और लास्ट में x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये आ जाएगा। तो यहां से वेलोसिटी निकालना है जब लास्ट एंड निकल रहा होगा। क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये धीरे धीरे इधर जा रहा है और ये इधर इकट्ठा होता जा रहा है। तो तुमसे कहता है जब ये लास्ट एंड निकल रहा होगा, ठीक है ना, जब इसका लास्ट एंड निकल रहा होगा तो उस समय क्या वेलोसिटी रही होगी, चेन की क्या वेलोसिटी रही होगी, वो तुमसे ये पूछ रहा है। तो सुनो, जिसमें x लेंथ टेबल के ऊपर है, तो h लेंथ टेबल से नीचे भी है, सस्पेंडेड है। तो इस समय हमने एक्सीलरेशन को लिखा नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, और नेट पुलिंग फोर्स कितना था बताओ, x लेंथ का वेट, और टोटल मास कितना था, h प्लस x लेंथ का मास। और मैंने तुमसे कहा कि x की वैल्यू कम हो रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मैंने एक्सीलरेशन को लिख लिया v इंटू माइनस डी वी बाई डी एक्स, और उसके बाद v की लिमिट रखी 0 से v, और x की लिमिट लेकिन मैंने रखी l माइनस एच से 0, तो यहां से v निकालो। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि यस सर, ये चेन वाली प्रॉब्लम में हम लोग थ्रस्ट फोर्स भी लेते थे ना, चेन वाली प्रॉब्लम में हम थ्रस्ट फोर्स भी लेते थे, उसका क्या हुआ? यहाँ पे हमने थ्रस्ट फोर्स क्यों नहीं लिया? तो उसका देखो लॉजिक बताता हूँ क्या है बेटा। जैसे ये है, अब इसका ना एक छोटा सा मास डीएम है जो ग्राउंड के बहुत सारे मास पे वो होगा। जैसे ये एक्स है, ये एस था, और ये छोटा सा मास डीएम था जो अभी ग्राउंड पे ऐड होगा, और ये टेबल वाला मास है, और अभी इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी भी v है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये टेबल वाले पे तो थ्रस्ट फोर्स नीचे लगेगा, और ये जो डीएम मास ऐड होने वाला है इस पर थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा, और इसी थ्रस्ट फोर्स का जो इंपल्स होगा वो इतने की वेलोसिटी को 0 कर देगा, बस हो गया भाई। अल्टीमेटली ये बताओ, जो मास डीएम टेबल पे ऐड होगा उसकी वेलोसिटी टेबल पे ऐड होने के बाद हम 0 एज्यूम करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ जो है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, टेबल पे थ्रस्ट फोर्स नीचे आएगा, डीएम मास में थ्रस्ट फोर्स ऊपर आएगा, और उस फोर्स का जो इंपल्स बनेगा, ठीक है ना, उस फोर्स का जो इंपल्स बनेगा वो डीएम मास की वेलोसिटी को क्या करेगा बताओ, 0 कर देगा। तो एक तरीके से इस पे और इस पे जो हम ले रहे थे इनमें फिर थ्रस्ट फोर्स नहीं लोगे आप। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि चेन वाली प्रॉब्लम में हम लोग थ्रस्ट फोर्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने थ्रस्ट फोर्स नहीं लिया। तो एक बार फाइनली बता रहा हूँ, टेबल में जितना चेन का पोर्शन है उस पर थ्रस्ट फोर्स नीचे, और जो डीएम मास ऐड हो रहा है उस पर थ्रस्ट फोर्स ऊपर, लेकिन उसकी वेलोसिटी अभी v है, और टेबल में ऐड होने के बाद वो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब उस पोर्शन में ऊपर को जो थ्रस्ट फोर्स लगा था उसका जो इंपल्स आएगा वो इसके मोमेंटम को क्या कर देगा, 0 कर देगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटर ऑफ मास, कोलिजन और इंपल्स, ये चैप्टर भी पूरा हुआ, और अगले लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू एंड गुड डे।